Renegade Immortal, Chapter 594. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ये सब उस लम्हे हुआ जब हेवन कमांडर इन चीफ और गोल्डन आर्मर्ड आदमी के स्पेल्स टकराए। हेवन कमांडर इन चीफ हैरान था क्योंकि उसने इस नतीजे की कभी तवक्को नहीं की थी। वो गोल्डन आर्मर्ड आदमी के इंतहाई करीब था, इसलिए उसने फौरन नोटिस किया कि गोल्डन आर्मर्ड आदमी को शदीद जख्म आए थे। और ये सिर्फ एक शदीद जख्म नहीं था, बल्कि दो थे। अगर उसका स्पेल लग जाता तो गोल्डन आर्मर्ड आदमी यकीनन मर जाता। उसने कत्ल करने के लिए नहीं बल्कि गोल्डन आर्मर्ड आदमी को रोकने के लिए कार्रवाई की थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन अपना हमला वापस ले लिया। लेकिन बाहर वालों की नज़र में गोल्डन आर्मर्ड आदमी को हेवन कमांडर इन चीफ की तरफ से चोट लगी थी और वो शदीद जख्मी हो गया था। हेवन कमांडर इन चीफ की आंखें सदमे से भरी हुई थीं जब उसने अपना स्पेल वापस लिया। कई कदम पीछे लिए और गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का जिस्म लर्जा और उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका। उसके जिस्म में मौजूद तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी और उसकी मेरिडियंस पर दरारें पड़ गई थी। इस लम्हे वो एक खौफनाक ड्रैगन से एक कीड़े में बदल गया। वो वो स्नॉट बहुत खौफनाक थी। ये डीमन एम्परर से लातादाद गुना ज्यादा ताकतवर थी। नहीं, इसे लातादाद गुना भी नहीं कहा जा सकता। ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सतह पर थी। वो मुझे मारना नहीं चाहता था। अगर वो वाकई मुझे मारना चाहता तो मैं पहले ही मर चुका होता। गोल्डन आर्मर्ड आदमी लगातार 2 बार जख्मी हुआ था। उसके जिस्म में मौजूद तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी टूट चुकी थी। उसका चेहरा जर्द था और ठंडे पसीने ने उसके जिस्म को भिगो दिया था। इस लम्हे गोल्डन आर्मर्ड आदमी के शदीद जख्म ऐसे लग रहे थे जैसे हेवन कमांडर इन चीफ की वजह से हुए हों। लेकिन वैंगलिन बहुत करीब था और जानता था कि हेवन कमांडर इन चीफ का स्पेल गोल्डन आर्मर्ड आदमी पर लगा भी नहीं था। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और उसने अपने दिल में शक को दबा दिया। अभी इस गोल्डन आर्मर्ड आदमी को मारने का बेहतरीन वक्त था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे इतने शदीद जख्म क्यों आए थे। अगर वैंगलिन ने उसे अभी नहीं मारा तो वो वैंगलिन नहीं होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दायां हाथ ढोल से उठाया और कमजोर गोल्डन आर्मर्ड आदमी को पकड़ लिया। वैंगलिन की आंखें किलिंग इंटेंट से भर गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोल्डन आर्मर्ड आदमी को डीमन ड्रम पर पटक दिया। जब गोल्डन आर्मर्ड आदमी का जिस्म शिद्दत से डीमन ड्रम से टकराया तो उसके पहले से कमजोर जिस्म से ब्लड मिस्ट निकला और उसने डीमन ड्रम पर खून का एक बड़ा घूंट थूका। वैंगलिन के दाएं हाथ में उसके दिल की सारी उदासी थी। ये वो आखिरी हमला था जो वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में इस्तेमाल करेगा। वो इस हमले के साथ अपने दिल की सारी उदासी को फेंक देगा। जिस लम्हे गोल्डन आर्मर्ड आदमी डीमन ड्रम से टकराया, वैंगलिन के दाएं बाजू में मौजूद सारी उदासी बाहर निकली। इसने गोल्डन आर्मर्ड आदमी के जिस्म को चीरा और डीमन ड्रम में दाखिल हो गई। डूंग, ढोल गूंजा। शिद्दत भरी वापसी बिना किसी हिचकिचाहट के गोल्डन आर्मर्ड आदमी के जिस्म में दाखिल हो गई। जिस लम्हे ढोल बजा, गोल्डन आर्मर्ड आदमी गोल्डन चीफ स्टुअर्ड जी विश्खू का जिस्म खूनी धुंध में फट गया और ढोल की आवाज से बिखर गया। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का जिस्म टूट गया और वो दर्दनाक मौत मरा। यहाँ तक कि उसकी रूह भी ढोल की आवाज से टूट गई। इसलिए इस दुनिया में उसके तमाम निशानात मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। ढोल की 5 आवाजें एक बाजू लेती हैं, ढोल की 10 आवाजें 2 बाजू लेती हैं, ढोल की 15 आवाजें। इस बार जो लिया गया वो उसकी जिंदगी थी। जिस शख्स ने उसे मारा वो वैंगलिन नहीं था बल्कि वो शख्स था जिसने उसे शदीद जख्म किया था। अगर सिर्फ एक आवाज आती तो वो इतना शदीद जख्मी नहीं होता कि वो अपना दिफा भी ना कर सके। वो फानी इंसान ना बन जाता। ताहम इन 2 स्नॉट्स ने स्काई डीमन कंट्री के एक ताकतवर शख्स को, जो इंतहाई मशहूर था, एक बेकार चीज बना दिया। फिर वैंगलिन की धोखा भरी शख्सियत को शामिल करते हुए इस सब ने उसकी जान ले ली। कश्ती पर नौजवान चौंका और बुड़बुड़ाया, मर गया? ये ऐसा कैसे हो गया? फिर उसने अचानक कुछ नोटिस किया और उसकी आंखें सर्द हो गईं। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं जब उसने अचानक फासले पर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें स्काई डीमन शहर के पार देख सकती हैं और खला को चीर सकती हैं। लेकिन फिर उसने तेजी से अपना सर झुका लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्क्वायर पर हेवन कमांडर इन चीफ वैंगलिन के सबसे करीब था। इस लम्हे उसने वैंगलिन को देखा और वैंगलिन से बागी इरादे को महसूस किया। उसने एक एल्डर की नज़र दिखाई जो जूनियर की सलाहियत की तारीफ में जूनियर को देख रहा हो। इस लम्हे उसे लगा जैसे वो उस वक्त के अपने आप को देख रहा हो, अपनी जिंदगी को, अगर उसने उस वक्त हार ना मानने का इंतखाब किया होता। बाकी 7 कमांडर इन चीफ्स सब ने वांगलिन को बहुत पेचीदा एहसासात के साथ देखा। उनकी तवज्जो वांगलिन की कल्टीवेशन पर नहीं थी, बल्कि इस हकीकत पर थी कि उसने 15 बार ढोल बजाया था। 15 बार! ये हर किसी से आगे निकल गया, जिससे वांगलिन स्काई डीमन कंट्री में सबसे ज्यादा बार ढोल बजाने वाला शख्स बन गया। वाइस कमांडर इन चीफ्स पहले ही सदमे से खामोश हो चुके थे।
जुआन वाइस कमांडर इन चीफ ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। उसकी कल्टीवेशन, जो काफी अरसे से रुकी हुई थी, ब्रेक थ्रू के करीब थी। ये सब वांगलिन की मैरो क्लेंजिंग की आवाज और उसके दिल में वांगलिन के जरिए होने वाली तब्दीली की वजह से था। होश में आने वाले तमाशाई अब वांगलिन को अपनी आंखों में सदमे के साथ नहीं, बल्कि एहतराम से देख रहे थे। डीमन स्पिरिट लैंड में ताकतवर के लिए एहतराम। डीमन जनरल्स में मुकम्मल खामोशी थी। मोले हाई ने वांगलिन के साये को देखा और वो जानता था कि अब उसके वाइस कमांडर इन चीफ बनने के बारे में कोई शक नहीं रहा। ढोल की 15वीं आवाज आसमान में गूंजी। अगरचे इस आवाज में खून की बू थी, लेकिन इसमें नाकाबिले तसव्वुर उदासी भी थी। उदासी ढोल की आवाज के साथ मिल गई और ढोल के जरिए दूर दूर तक फैल गई। इस लम्हे बिजली आसमान में चांदी के सांपों की तरह हरकत कर रही थी और गरज शिद्दत से गूंजी। लेकिन जब ढोल की 15वीं आवाज नमूदार हुई तो सब कुछ मिलता हुआ महसूस हुआ। गरजती हुई बिजली लगता था कि ढोल की आवाज से उदासी को जज्ब कर चुकी है। इस लम्हे बिजली और ढोल से एक नाकाबिले तसव्वुर उदासी आई और आसमान में फैल गई, जिसने पूरे स्काई डीमन सिटी को मुतासिर किया। ये 15वीं आवाज पिछली 14 आवाजों के मजमुए से भी ज्यादा ताकतवर थी। ढोल की ये आवाज वांगलिन के दाव, उसकी उदासी, उसके मुकम्मल दाव हार्ट और एक सच्चे हेवन डिफाइंग कल्टिवेशन पाथ की नुमाइंदगी करती थी। ये उदासी बिजली की मदद से अब इंसानी उदासी नहीं रही थी, बल्कि आसमानों की उदासी थी। स्काई डीमन सिटी में हर किसी ने इस उदासी को महसूस किया और लाशऊरी तौर पर रो पड़े। कश्ती पर सितार बजाने वाली औरत ने उदासी महसूस की और आहिस्ता से एक धुन बजाना शुरू कर दी। वांगियन ने अपना सर उठाया जब उसने आसमान को देखा और सरगोशी की। मैंने अपना लगाव कायम किया। आसमानों का दाव आसमानों का रास्ता है। यहाँ तक कि फानी शाही खानदानों ने भी कहा है कि दुनिया के असली हुक्मरान बादशाह नहीं थे। आसमानों का दाव लामहदूद है। ये कायनात में फैला हुआ है और हर जगह है। डीमन स्पिरिट लैंड तो छोड़ो, अगर ये किसी सेलेस्टियल का केव भी होता, तब भी आसमानों का दाव नाजिल होने से नहीं रुकेगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज आसमानों का दाव है। अगर ये मौजूद है तो इसलिए कि आसमानों का दाव इसे मौजूद रहने की इजाजत देता है। आसमानों का दाव नाजिल हो। आसमानों का दाव आमतौर पर ना दिखाई देने वाला होता है, और जब ये दिखाई देने वाला होता है और नाजिल होता है तो सिर्फ एक ही नाम होता है, डिवाइन रेट्रिब्यूशन। सिलेस्टियल रेल्म की तबाही के साथ डिवाइन रेट्रिब्यूशन गायब हो गया, लेकिन जो गायब हुआ वो महज सिलेस्टियल्स का बनाया हुआ सिलेस्टियल रेट्रिब्यूशन था। असली डिवाइन रेट्रिब्यूशन आसमानों की तरफ से सजा है, और ये किसी रेल्म की तबाह होने की वजह से गायब नहीं होगा। ये सिर्फ तभी नमूदार होगा जब इसे नमूदार होना होगा। एक सच्चे हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर का नमूदार होना डिवाइन रेट्रिब्यूशन के नमूदार होने की शर्त है। रेनिगेड इमॉर्टल, चैप्टर 595। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। डीमन स्पिरिट लैंड के बाहर ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के गेट पर मुकम्मल अंधेरा था। फासले पर रोशनी के जर्रात थे जो इलाके के कुछ हिस्से को रोशन कर रहे थे। ठीक इसी लम्हे खला से रोशनी की एक लकीर ऐसी रफ्तार से आई जो कोई कल्टीवेटर या स्पेल हासिल नहीं कर सकता था। इस रफ्तार को बयान करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज था, और वो था नाजिल होना। नाजिल होने ने रफ्तार की हद को पहले ही तोड़ दिया था। ये भी कहा जा सकता है कि अब इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कायनात में कहीं भी सिर्फ एक ख्याल के साथ ये नाजिल हो सकती है। सुर्ख बादल स्पेस से नाजिल हुए, ये खला से आए, और कोई नहीं जानता था कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। जिस लम्हे ये सुर्ख रोशनी नाजिल हुई, एक ऐसा ऑरा फैलना शुरू हुआ जिसने कायनात की तमाम जिंदगी को लर्जा दिया। प्लैनेट टियान युन पर ऑल सियर ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और 200 साल में होने वाले मंसूबे की तैयारी कर रहे थे। इसी लम्हे उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और उन्होंने पुरअसरार रोशनी जाहिर की जब उन्होंने स्पेस में देखा। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा बदला और फिर उनके हाथ ने एक सील बनाई। कुछ देर हिसाब लगाने के बाद उन्होंने तेवरी चढ़ाई और बुड़बुड़ाए, डिवाइन रेट्रिब्यूशन नाजिल हुई है। आसमानों की कुदरत की मुदाखलत के साथ मैं सब कुछ साफ हिसाब नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये हिसाब लगाने के काबिल था कि डिवाइन रेट्रिब्यूशन डीमन स्पिरिट लैंग पर नाजिल हुई है और इसका मेरे प्लैनेट टियान्युन से कुछ ताल्लुक है। अजीब। प्लैनेट डाओ लो पर डाओ लो स्वॉर्ड सेक्ट में स्वॉर्ड सेंट लिंग टियान हु एक विशाल पिल फर्नेस के पास खड़े थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। इस फंडामेंटल गुड लक पिल को अभी भी कुछ इजाफी पिल्स की जरूरत है।
ठीक इसी लम्हे उनका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वो एक कदम उठाकर मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और प्लैनेट के ऊपर स्पेस में दोबारा नमूदार हुए। उन्होंने सुर्ख रोशनी को अपनी आंखों में हैरत के साथ देखा। डिवाइन रेट्रिब्यूशन। उन्होंने तेवरी चढ़ाई और चेहरे पर गैर यकीनी का इजहार किया। रोशनी के गायब होने को गौर से देखने के बाद वो खुद से बुड़बुड़ाए, डिवाइन रेट्रिब्यूशन डीमन स्पिरिट लैंड पर नाजिल हो रही है। अच्छा नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रीड के साथ कुछ हुआ हो? लिंग टियान हु की भवें पर बल पड़ गए। उसी वक्त प्लैनेट टियान यून से बहुत दूर एक प्लैनेट पर, बाहर से ये प्लैनेट खून में ढका हुआ लग रहा था। ये एक ब्लड प्लैनेट था। ब्लड प्लैनेट पर एक ब्लड पेविलियन था और एक सुर्ख बालों और सुर्ख भवों वाला आदमी इसके अंदर बैठा था, जो तकरीबन 40 साल का लगता था। वो खामोशी से कल्टीवेशन कर रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उनसे खूनी रंग की रोशनी निकली। उसने अपना सर नहीं उठाया, बल्कि खामोशी से उस शॉकवेव का तजुर्बा किया जो आसमानों की कुदरत के गुजरने पर पैदा हुई थी। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। डिवाइन रेट्रिब्यूशन डीमन स्पिरिट लैंड पर नाजिल हुई है। पता नहीं वो बच्ची शीख शे कैसी है। ना सिर्फ वो तीन, बल्कि बहुत से ओल्ड मॉन्स्टर्स ने डिवाइन रेट्रिब्यूशन को नोटिस किया जब वो नाजिल हुई। सुर्ख रोशनी को नाजिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती थी। अगरचे ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का गेट खुला नहीं था, लेकिन सुर्ख रोशनी फिर भी इसे चीरने में कामयाब हो गई। स्काई डीमन कंट्री के शाही शहर के स्क्वायर पर वांगलिन खामोशी से वहां तैर रहा था। ढोल के 15वें बार बजने पर उसके जिस्म के अंदर डोमेन नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दीली से गुजर रहा था। असेंडेंट स्टेज के लिए जरूरी है कि किसी के पास काफी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी हो और उनका डाव हार्ट मुकम्मल हो। एक बार जब दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, तो वो मिल जाएंगे और ये मिलाप असेंडेंट है। यही वो किस्सा कहानियों वाला अपने डाव का सामना करना है। ये मिलाप किसी के डाव हार्ट और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का टकराव है। जिस्म और रूह का टकराव, इंसान से सेलेस्टियल तक का इर्तिका। ये असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने का सबसे बड़ा मौत का इम्तिहान है। या तो ये टकराव कामयाब होता है और कोई असेंडेंट कल्टीवेटर बन जाता है, या वो नाकाम हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। कोई दूसरा नतीजा नहीं है। मौत का इम्तिहान। डाव तलाश करने के लिए किसी को मौत के इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो लोग जो मुख्तलिफ रास्ते की कल्टीवेशन करते हैं, वो भी इससे बच नहीं सकते, सिवाय इसके कि कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज पर रहे और वो कदम कभी आगे ना बढ़ाएं। वांगलिन के डाव हार्ट ने ढोल को 15वें बार बजाया और अंदर की सारी उदासी को रिहा कर दिया। उसका डाव हार्ट तेजी से तब्दीली से गुजरकर तकमील की तरफ जा रहा था। स्क्वायर के आसपास हर कोई खामोशी से सोच रहा था। सिर्फ एक दिन में वांगलिन ने उन्हें बहुत सी नाकाबिले यकीन चीजों का तजुर्बा कराया था, इसलिए उसका साया अब उनके दिलों में नक्श हो गया था। ठीक इसी लम्हे आसमान से बिजली और गरज गायब हो गई और एक आतिशी सुर्खी नमूदार हुई। फासले से ये सुर्खी लामहदूद थी और ऐसा लगता था कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया हो। कश्ती पर सवार नौजवान का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। फिर उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसी और कहा, लगता है मैं इस मामले को भूल गया था, लेकिन ये छोटा साथी एक कल्टीवेटर है। उस वक्त मैं ड्रैगन लेक में लंबा अरसा गुजारा था और बहुत से एल्डर्स ने मेरी मदद की थी। आखिर में डेमन ड्रम की मदद और कई सालों के वक्त के साथ मैं बागी औरा को छुपाने में कामयाब हो गया और डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सबब नहीं बना। ताहम ये इस बच्चे के लिए एक इम्तिहान है। अगर वो इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन का मुकाबला कर सका, तो असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के बाद आसमानों से मजीद मुतासिर नहीं होगा। और देखने से लगता है कि इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन की ताकत इतनी ज्यादा नहीं है। स्काई डीमन सिटी में हर किसी ने आसमान में तब्दीली को नोटिस किया और स्क्वायर पर मौजूद लोग इससे मुकम्मल तौर पर हैरान रह गए। आसमान में सुर्ख रोशनी तेजी से बड़ी तादाद में सुर्ख बादलों में जमा हो गई। ये सुर्ख बादल भारी लग रहे थे जब वो शाही शहर के ऊपर तैर रहे थे। जब वैंग लिन डीमन ड्रम के पीछे खड़ा था, उसने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। आसमानों का दाव मेरे दाव हार्ट को नहीं रोक सकता, लेकिन वो मेरे वजूद को मिटाने के लिए सजा भेज सकता है। ये डिवाइन रेट्रिब्यूशन है। मैंने एक बार सी ऑफ डेविल्स में किलन सिटी में डिवाइन रेट्रिब्यूशन देखी थी। उस वक्त के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। सुर्ख बादल जमा हुए और एक पल के बाद सुर्ख बिजली जमा होने लगी। अगर सुर्ख बिजली ना गिरती या औरा ना छोड़ती, तो ये मंजर इंतहाई खूबसूरत होता। कश्ती पर सवार नौजवान ने बिजली की लकीर को देखा, फिर राहत की सांस ली और नरमी से कहा, सिर्फ दो किस्म की डिवाइन रेट्रिब्यूशन होती है जो बिजली की लकीर की शक्ल में नमूदार होती है। ये किस्सा कहानियों वाली दूसरी किस्म नहीं हो सकती, इसलिए मुझे 90% यकीन है कि ये पहली वाली है, उन सब में सबसे आसान।
इस छोटे साथी वैंग लिन की किस्मत काफी अच्छी है। वैंग लिन ने आसमान की तरफ देखा। इस लम्हे उसने बाकी हर चीज को नजरअंदाज किया और सिर्फ आसमान में सुर्ख बिजली पर तवज्जो मरकूज की। मैंने अपनी 700 साल की कल्टीवेशन में डिवाइन रेट्रिब्यूशन के साथ कुछ मुकाबले किए हैं। मैंने डिवाइन रेट्रिब्यूशन को तब मुतवज्जो किया जब मैंने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग रिफाइन किया। मैंने ली मुवान की किस्मत बदली और हेवेंस मैसेंजर को नाजिल करवाया। इस बार मैंने अपने बाकी मानदा एहसास रखे और कल्टीवेशन जारी रखते हुए आसमानों की बगावत करने का फैसला किया, और इसने भी डिवाइन रेट्रिब्यूशन को मुतवज्जो किया। वैंग लिन की आंखें पुरसुकूर थीं, लेकिन वो अज़्म से भरी हुई थी। आसमान में सुर्ख बादल अचानक हरकत करने लगे और पागलों की तरह एक साथ जमा होने लगे। आसमान इस वक्त सुर्ख समंदर की तरह था और तमाम लहरें मरकज की तरफ बढ़ रही थीं। पलक झपकने में मरकज में सुर्ख बिजली तेजी से चमकने लगी, आसमानों और जमीन को रोशन करती हुई। जल्द ही धाड़ की लहरें, जो ऐसा लगता था कि कदीम जानवरों से आ रही हैं, सुर्ख बिजली से आईं, फिर जमीन से गरज की आवाजें आईं और आसमान से आने वाली धाड़ों के साथ मिल गईं। इस लम्हे सुर्ख बिजली नाजिल हुई। ये मीटियोर की तरह थी, जो अचानक आसमान से गिरा और वैंग लिन पर टूट पड़ा। पागलपन की हद तक किलिंग इंटेंट अचानक नमूदार हुआ। ये आसमानों का किलिंग इंटेंट था। आसमानों का किलिंग इंटेंट। स्काई डीमन सिटी, जो इस वक्त गर्मियों का तजुर्बा कर रहा था, बर्फबारी का तजुर्बा करने लगा। बर्फ के गाले आसमान से गिरे और हर एक बर्फ के गाले में आसमानों का किलिंग इंटेंट शामिल था। सुर्ख बिजली इस बर्फ में गिरती हुई आई। इस दुनिया में सिर्फ एक आवाज बाकी रह गई थी, वो थी गरज, जो आसमानों के गजब को नुमाइंदगी करती थी। इस दुनिया में सिर्फ एक रंग बाकी रह गया था, वो था डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग का खून जैसा सुर्ख रंग। इस दुनिया में सिर्फ एक किलिंग इंटेंट बाकी रह गया था, वो था आसमानों का किलिंग इंटेंट, जो उस किलिंग इंटेंट से ज्यादा ताकतवर था जो कोई अरबों लोगों को जिबाह करने के बाद हासिल करता। आसमान किसी को मारना चाहते थे। वैंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उन्होंने एक तेज चमक छोड़ी जब 3700 से ज्यादा लाइफ सील्स अचानक उसके जिस्म के गिर्द जमा हो गए। उसी वक्त उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी, जिससे रिस्ट्रिक्शन फ्लैग नमूदार हुआ। एक झटके से बड़ी मिकदार में काली गैस उसके जिस्म के गिर्द नमूदार हुई और काली गैस के अंदर लातादाद रिस्ट्रिक्शंस चमक रहे थे। चाहे आसमान कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, वो मेरे वजूद को नहीं मिटा सकते। जैसे ही वैंग लिन हंसा, उसने आसमान में सुर्ख बिजली की तरफ इशारा किया। इस लम्हे वैंग लिन सूरज और चांद की तरह पुरवक्कार था। उसके बाल और कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखों ने ना झुकने वाला ऑरा जाहिर किया। इस लम्हे वो एक नाकाबिले शिकस्त आदमी था। उसकी उंगली के एक इशारे से उसके गिर्द मौजूद काली गैस आसमान में चली गई। काली गैस के अंदर मौजूद लातालाद रिस्ट्रिक्शंस ने एक काला तूफान बनाया, जिसने डिवाइन रेट्रिब्यूशन का इस्तकबाल किया। सुर्ख बिजली नाजिल हुई और काले तूफान से टकराई। इस लम्हे एक नाकाबिले तसव्वुर धमाका गूंज उठा और जमीन पर गरज उठा। स्काई डीमन सिटी में लातादाद लोगों के कानों से खून बह निकला और लातादाद लोग सदमे की वजह से बेहोश हो गए। स्क्वायर के आसपास तमाशबीनों का भी यही हाल था। हालांकि डीमन जनरल्स बेहतर हालत में थे, लेकिन उनकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उनके काबू के बगैर उनके जिस्म में साइकिल हुई। ऐसा लगा जैसे वो ऐसा ना करते तो उनके जिस्म इस आवाज के तहत टूट जाते। सिर्फ कमांडर इन चीफ्स में पुरसुकून तरीके से डिवाइन रेट्रिब्यूशन को देखा। लातादाद रिस्ट्रिक्शन से बना काला तूफान बिना किसी हिचकिचाहट के सुर्ख बिजली से टकराया। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे एक विशाल हाथ ने अभी काले तूफान को कुचल दिया हो, जिससे वो टूट गया। सुर्ख बिजली ने उसे चीर दिया और तेज तलवार की तरह दो हिस्सों में काट दिया। तूफान टूट गया और रिस्ट्रिक्शन सब फना में बिखर गए। मैं आसमानों को तबाह करना चाहता हूँ। वैंग लिन के जिस्म से एक हैरान कुन औरा खारिज हुआ। जिस लम्हे सुर्ख बिजली ने रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा, उसने अचानक अपनी उंगली उठाई और डेथ फिंगर का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक डेथ फिंगर नहीं थी, बल्कि 100 थीं। वैंग लिन के बाएं हाथ ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल जेड्स बाहर निकलीं, जो उसके कदमों के नीचे एक छोटी पहाड़ी बन गई। वैंग लिन छोटी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और डीमन ड्रम उसकी पीठ के पीछे था।
जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पांव के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हुई। 100 डेथ फिंगर्स एक में मिल गईं और 30 फीट से ज्यादा लंबी काली रोशनी की लकीर में बदल गईं और सीधे सुर्ख बिजली की तरफ बढ़ गई। मैं कुल्टिवेशन जारी रखने के लिए आसमानों की बगावत करने की जुर्रत करता हूँ और अपने बाकी मानदा एहसास रखने का मतलब ये है कि मैं आसमानों के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। डिवाइन रेट्रिब्यूशन, अगर तुम मेरे जिस्म को तबाह भी कर लो, तब भी तुम मेरे दाव हार्ट को नहीं तबाह कर सकती। वैंग लिंग की आंखें रोशन हुई और इस लम्हे उसकी आंखों की रोशनी सुर्ख बिजली को चीरती हुई सीधे सुर्ख बादलों में दाखिल हो गई। आसमान में और भी जोरदार गरज गूंज उठी, जैसे वो वैंगलिन के दाव का जवाब दे रही हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।